नमस्कार। आज कुछ दिलचस्प खबरों पर गौर करते हैं जो भारत और दुनिया भर में हाल ही में हुई हैं। हमारे पास अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स हैं। चलिए इनमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। एक बड़ी खबर आई है। जून 2025 में खुदरा महंगाई दर यानी आम चीजों की कीमतें बढ़ने की जो रफ्तार है वो पिछले 6 साल में सबसे कम हो गई है। खास तौर पर खाने पीने की चीजों के दाम कम हुए, ये तो राहत की बात है। पर साथ ही एक और चीज दिख रही है। शहरों में लोग थोड़ा कम खर्च कर रहे हैं, जैसे कारें कम बिक रही हैं, घर खरीदने में भी थोड़ी सुस्ती है। तो ये तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इस कम महंगाई दर का देखिए सीधा असर पड़ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पर। अब उन पर एक तरह का प्रेशर आ गया है कि ब्याज दरें घटाई जाएं। हाँ, मतलब इकोनॉमिस्ट्स मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा देने के लिए आरबीआई शायद सितंबर तक दरों में 0.25% की कटौती कर सकता है। अच्छा, तो कटौती की उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कटौती उतनी सीधी नहीं है। मतलब इसके दोनों पहलू हैं। दरें कम होने से होम लोन सस्ता हो सकता है, कार लोन भी, और छोटे और मध्यम व्यवसायों मतलब एमएसएमईज के लिए कर्ज भी आसान हो सकता है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो पॉजिटिव है। पर ये इस तरफ भी इशारा करता है कि शायद आर्थिक रफ्तार थोड़ी थोड़ी धीमी पड़ रही है। तो आरबीआई को वो बैलेंस देखना होगा। उन्हें वैश्विक अनिश्चितताओं पर भी नजर रखनी होगी और कोर महंगाई यानी खाने पीने और ईंधन के अलावा जो महंगाई है उस पर भी। सही बात है। तो ये देखना होगा कि आरबीआई संतुलन कैसे साधता है। अच्छा, अर्थव्यवस्था के इस तस्वीर के साथ साथ अब थोड़ा दुनिया की तरफ देखें। भारत क्या कर रहा है? हाल ही में चीन में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक हुई थी। वहां हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर मिलकर सख्ती से लड़ने की बात कही। उन्होंने 3 बुराइयों का जिक्र किया: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। ऐसा लगा कि ये संदेश खासतौर पर शायद पाकिस्तान और चीन की तरफ था, सीमा पार आतंकवाद पर। हाँ, बिल्कुल। ये रीजनल स्टेबिलिटी और खासकर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा है, उसके संदर्भ में भारत का एक बहुत मजबूत स्टैंड दिखाता है। एससीओ एक महत्वपूर्ण मंच है और वहां इस तरह की साफ बात रखना ये दिखाता है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को लेकर कितना गंभीर है। और ये भी कि भारत इन मुद्दों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ये उसकी भूमिका को और मजबूत करता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देश के अंदरूनी मामलों पर आते हैं, खासकर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर। उत्तर प्रदेश में वहां 16 से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। कानपुर जिले में इसकी शुरुआत हुई है। ये इसलिए अहम रहे क्योंकि उत्तरी भारत में जमीन के नीचे पानी का लेवल ग्राउंड वाटर लेवल काफी तेजी से गिर रहा है। चिंता की बात है ये। इस पहल में स्कूलों, पंचायतों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर है। पुराने तालाब, कुएं ठीक करने और बारिश का पानी बचाने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको बढ़ावा देने पर काम हो रहा है। और इसी से जुड़ी एक अच्छी खबर भी है मौसम विभाग से। उम्मीद है कि जुलाई में मानसून औसत से ज्यादा बरसेगा, करीब 105 से 110%, खासकर पूर्वी और मध्य भारत में। हाँ, ये दोनों बातें, भूजल सप्ताह और अच्छा मानसून, ये एक साथ बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अच्छा मानसून तो किसानों के लिए वरदान है, बिल्कुल। खासकर धान और दालों की बुआई के लिए। हम्म। इससे गांव में चीजों की मांग बढ़ेगी, है ना? बिल्कुल। और महंगाई काबू में रखने में भी मदद मिलेगी। सही। और साथ ही ये भूजल स्तर को सुधारने में भी तो मदद कर सकता है। तो ये दिखाता है कि कैसे पर्यावरण बचाने के प्रयास और प्रकृति का जो चक्र है वो हमारी अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हुए हैं। ये तो हुई पानी और खेती की बात। अच्छा, जुलाई से कुछ नए फाइनेंशियल नियम भी लागू हुए हैं। जैसे अब तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करना ज़रूरी हो गया है। और कुछ बैंकों ने वो जो फ्री एटीएम विड्रॉल की लिमिट होती है, उसके बाद जो चार्ज लगता है वो भी बढ़ा दिया है। इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, आधार पैन लिंक वाला जो कदम है वो शायद प्रक्रियाओं को और स्ट्रीमलाइन करने और धोखाधड़ी रोकने का एक तरीका है। जहां तक एटीएम शुल्क बढ़ने की बात है, उससे उन लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है जो कैश पर ज्यादा निर्भर है या जिनके पास बैंक ब्रांच आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये शायद डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ने का एक और संकेत भी हो सकता है। ठीक है। अब थोड़ा दुनिया की तरफ नजर डालते हैं। अमेरिका में वहां भयंकर गर्मी पड़ रही है। 13 राज्यों और राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बिजली की मांग इतनी बढ़ गई है
कि मैक्सिमम पावर अलर्ट जारी करना पड़ा है। हाँ, ये मैक्सिमम पावर अलर्ट का मतलब है कि बिजली का जो ग्रिड है वो अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। मतलब बिल्कुल किनारे पर लोगों से अपील की जा रही है कि बिजली बचाएं। ये साफ दिखाता है कि कैसे बदलता मौसम, ये क्लाइमेट चेंज हमारे बिजली जैसे बुनियादी ढांचे पर कितना जबरदस्त दबाव डाल रहा है। सही। ऊर्जा सुरक्षा एक वाकई बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उधर मध्य पूर्व में देखें तो दक्षिणी सीरिया में एक संघर्ष विराम की खबर आई है, सीजफायर हुआ है। हालांकि इजरायली हवाई हमलों की रिपोर्टें भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि ईरानी समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अच्छा, तो मतलब स्थिति अभी भी नाजुक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट ये हुआ है कि 10 साल से ज्यादा समय के बाद सीरिया और ब्रिटेन के बीच फिर से राजनयिक संबंध शुरू हुए हैं। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये उस अस्थिर क्षेत्र में बदलते हुए समीकरणों का एक संकेत है। काफी अहम बदलाव है ये। तो आज हमने कई अलग अलग कड़ियों को देखा। भारत में गिरती महंगाई दर और थोड़ी धीमी पड़ती आर्थिक गतिविधि, विदेश नीति में भारत का मुखर रुख, जमीनी स्तर पर पानी बचाने की कोशिशें और अच्छे मॉनसून की उम्मीद। हाँ, और साथ ही दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज का बढ़ता असर जैसे अमेरिका के एनर्जी सिस्टम पर दिख रहा है। और मध्य पूर्व में पुरानी दुश्मनी के बीच डिप्लोमेसी के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। ये सब एक साथ देखने पर, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे देश की आर्थिक सेहत, जैसे महंगाई का कम होना या मानसून पर हमारी निर्भरता, ये सब दुनिया भर के दबावों से कितनी जुड़ी हुई हैं। चाहे वो अमेरिका में गर्मी से पैदा हुआ बिजली का संकट हो या मध्य पूर्व की उथल-पुथल। भविष्य में इन सभी चीजों के आपसी ताने बाने को समझना कितना जरूरी होगा।